गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स में हम लोग आज एक नया चीज सीखेंगे। हालांकि एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, एंगल ऑफ डिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चंस करके हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई क्या होता है एंगल ऑफ डिविएशन। तो जैसे मान लीजिए, अभी तो हम लोग रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये एक वो है, क्या कहते हैं उसको, मिरर है। हाँ, प्लेन मिरर। ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ऐसा। चलिए नॉर्मल भी बना देता हूं, ठीक है। नॉर्मल नहीं लग रहा, ये नॉर्मल भाई नॉर्मल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। नॉर्मल बना दिया बच्चों। अब क्या करना है, इस पर इंसिडेंट रे लाना है। तो ये इंसिडेंट रे आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। उसके बाद यहां से होगा रिफ्लेक्ट, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप तो जानते हैं I इज इक्वल टू R होता है। अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसा निकल जाता, ये लाइट रे ऐसा आता, और अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसा निकल जाता। लेकिन मिरर की वजह से ये ऐसा जा रहा है, मिरर की वजह से ये ऐसा जा रहा है। तो बेटा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। समझ गए? यानी इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इज द एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन का मतलब क्या होता है बेटा? अपने पथ से भटक जाना। डिविएट होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। तो ये अपने रास्ते से कितना भटक गया, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो काफी आसान है। एक बात तो पक्की है कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा, 180। यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं I प्लस आर प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज 180। I प्लस आर प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज 180। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस I प्लस आर। I प्लस आर उधर चला गया, और R और I तो सेम है। I इज इक्वल टू आर होता है, तो क्यों ना इस R के जगह I लिख दिया जाए। तो 180 माइनस 2I, I प्लस I, सो दिस इज द आंसर। जैसे मान लीजिए बोला गया कि एक मिरर है और उस पे लाइट ऐसे आई, और ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री है, तो ये भी एंगल 70 डिग्री होगा। और ये मिरर अगर नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसा निकल जाता। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा? सिंपल अप्लाई शॉर्टकट, शॉर्टकट लगा दिया मैंने। 180 माइनस 2I, I इज 70, तो 180 माइनस 140, आंसर इज 40। समझे? ऐसा। अच्छा, अब ये दोनों क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। मैं आपको और क्वेश्चंस करके सिखाता हूं कि एंगल ऑफ डिविएशन आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो मिरर है, मान लीजिए 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दो मिरर्स हैं 60 डिग्री के एंगल पे। दीज आर द मिरर्स, सपोज दीज आर द टू मिरर्स। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इंसिडेंट
लाइट रे या इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू one of the mirrors, find the angle of deviation. क्वेश्चन समझिए प्लीज, अच्छे से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, जो भी इंसिडेंट रे है वो कोई भी एक मिरर पर पैरेलल है, तो क्यों ना इसी मिरर पर पैरेलल कर दिया जाए। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, सी इट इज पैरेलल टू दिस मिरर, ओके। तो फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन। तो बच्चे लोग क्या होगा, मैं यहां पर पहले एक नॉर्मल बनाऊंगा, है ना, नॉर्मल बनाऊंगा। अब नॉर्मल अगर बना दिया तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल 30 होगा, क्योंकि नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये अगर 60 हुआ तो ये 30 होगा, ठीक है। तो ये 30 क्या होगा बोली तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा, समझे। तो ऐसा करके आया, दूसरे मिरर को टकराया, दूसरे मिरर को टकराया। अब ध्यान से देखिए, ये अगर 30 होगा तो ये 60 होगा। अब इस ट्रायंगल में ये 60 ये 60 तो ये भी 60। कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है, तो ये कितना होगा फिर 30 होगा। ये एंगल कितना होगा 30, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये एंगल भी होगा 30, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बड़ा कहां लिखे बताइए, जगह नहीं है, 30। तो क्या दिख रहा है आपको कि ये है आने वाला लाइट और ये है फाइनली जाने वाला लाइट। ध्यान से देखिएगा, ये है आने वाला लाइट और ये है फाइनली जाने वाला लाइट, समझे। तो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसा निकल जाता, लेकिन इन दोनों मिरर्स की वजह से ये लाइट ऐसा नहीं निकलकर ऐसा निकल रहा है, समझे। अगर मिरर नहीं होता ये वाला तो ये ऐसा निकल जाता, लेकिन यहां मिरर होने की वजह से ये लाइट ऐसा नहीं निकलकर ऐसा निकल रहा है। तो कहां है एंगल ऑफ डिविएशन, कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दो मिरर में एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, बड़े आसान शब्दों में बताऊंगा। एक एक मिरर का एंगल ऑफ डिविएशन निकालिए और ऐड कर दीजिए टोटल डिविएशन जानने के लिए। दोनों मिरर का एंगल ऑफ डिविएशन निकालिए। ध्यान से देखिए, ये लाइट इस मिरर में, ये लाइट इस मिरर में ऐसा ना जाते हुए ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। थोड़ा जूम कर देते हैं, रुकिए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, देखिए, ये लाइट ऐसा ना जाते हुए इस मिरर की वजह से ऐसा जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल ऑफ डिविएशन है, ऐसा नहीं जाकर ऐसा जा रहा है, समझे। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। इस मिरर के लिए ये एंगल ऑफ डिविएशन हुआ, इसका नाम दूंगा मैं del 1। ये पहला मिरर का एंगल ऑफ डिविएशन है, हो गया। ये del 1 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से।
अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये 60 और ये अंदर का ये भी 60, तो ये हो गया 120, 60 प्लस 60 120। तो पहला मिरर में लाइट कितना मुड़ा वो आपने पता कर लिया। अब दूसरे मिरर में देखिए, ये मिरर, इस मिरर के लिए सुनिएगा ध्यान से, इस मिरर के लिए दिस इज द इंसिडेंट लाइट, इस मिरर के लिए दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है। तो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसा निकल जाता, ये मिरर अगर नहीं होता तो ये लाइट ऐसा आता और ऐसा निकल जाता, लेकिन ये ऐसा जा रहा है मिरर की वजह से। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन इन द सेकेंड मिरर, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, यहां से लेकर यहां तक जाना जिधर से चाहिए था से लेकर जिधर से एक्चुअली जा रहा है वो है एंगल ऑफ डिविएशन, कितना उसका पथ भटका। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, वेरी सिंपल। देखिए देखिए, ये एंगल 60 है तो ये 60 होगा, और इधर ये 30 है तो ये 60 होगा। तो ये 60 यहां से यहां तक और ये भी 60 यहां से यहां तक, तो पूरा कितना, तो del 2 भी कितना आया, 120 आया। ठीक है, तो इनिशियली लाइट ऐसा आ रहा था और फाइनली लाइट ऐसा जा रहा है, तो पूरा डिविएशन कितना हुआ, पूरा डिविएशन कितना हुआ, del 1 प्लस del 2। तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, टोटल एंगल ऑफ डिविएशन इज del 1 प्लस del 2, यानी 240 डिग्री इज द आंसर। अच्छे से फॉलो करते हुए इस डायग्राम को आप फिर से बनाइए, अपने कॉपी में बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको समझा कि नहीं समझा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस बार जूम करने की जरूरत नहीं होगी। ये मान लीजिए 2 मिरर्स है, मान लीजिए ये 90, ये एक मिरर, ये एक मिरर है और दूसरा मिरर ऐसा है, यानी परपेंडिकुलर मिरर है। ठीक है, अब इधर से मान लीजिए लाइट आया तो ये नॉर्मल बनाना जरूरी है। ठीक है, कोई भी एंगल्स आया, मान लो थीटा, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एंगल से आया, मान लो 30 40 60, कोई भी एंगल से आया थीटा, तो ये ऐसा निकल जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। एम आई करेक्ट? नाउ ये मिरर अगर नहीं होता, ये पहला मिरर है, ये मिरर अगर नहीं होता तो ये आने वाला लाइट ऐसा निकल जाता, ये मिरर अगर नहीं होता तो ये लाइट ऐसा निकल जाता, लेकिन ये ऐसा जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ डिविएशन, वी विल कैलकुलेट इट। उसके बाद यहां पर एक नॉर्मल बनाया जाए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इफ दिस एंड दिस आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, तो इस पर जो नॉर्मल बना है और इस पर जो नॉर्मल बना है उनके बीच में भी 90 डिग्री ही होगा। बात को समझिए, ठीक है, समझे? अगर मिरर्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो मिरर्स पर जो नॉर्मल है वो भी 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा।
ये आप समझ रहे होंगे, आई होप सो। तो इन दिस ट्रायंगल if this is 90, this is theta, then this is 90 minus theta. कॉमन सेंस, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो इस मिरर के लिए इंसिडेंट एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही होगा। कितना? 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो अगर ये मिरर नहीं होता, ये मिरर अगर नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसा आता और ऐसा निकल जाता, लेकिन ये तो ऐसा गया, ऐसा गया। इसका मतलब दिस इज द सेकेंड एंगल ऑफ डिविएशन इन मिरर M2। तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन इज del 1 प्लस del 2। तो चलिए del 1 और del 2 निकालते हैं हम। चलिए let's try now। see, if this is theta, this will be 90 plus 90 minus theta। so ये लाइन और ये लाइन आपस में ये क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, है ना। तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये अगर थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो पूरा del 1 कितना हो जाएगा ना भाई? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हाँ, उसके बाद देखिए हमें ये एंगल चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, समझ रहे हैं ना आप? ये सब छोटा मोटा बात है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 का एंगल बनाता है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इधर ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये होगा थीटा। तो del 2 कितना हुआ? थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा। तो ध्यान से देखिए 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा कैंसिल हो गया एंड द रिजल्ट इज वाओ। व्हाट इज वाओ हियर? कि सोचिए हमने थीटा कुछ भी लिखा नहीं था, 30 40 50 60 थीटा नहीं लिखा था, फिर भी एंगल ऑफ डिविएशन अगर 180 डिग्री निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा आया, ये ऐसा आया और पैरेलल निकल गया, मतलब एंटी पैरेलल निकल गया। 180 से डिविएट होने का मतलब क्या होता है? 180 से डिविएट होना मतलब ऐसा आया, ओ 180 ऐसा गया, है ना। तो यहां पर मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूं, आप भी लिखिएगा। दैट इज फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस if the angle between two mirrors is 90 डिग्री, दो मिरर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल रहा तो चाहे इंसिडेंट एंगल कितना भी क्यों ना हो, टोटल एंगल ऑफ डिविएशन 180 होगा। टोटल एंगल ऑफ डिविएशन 180 होगा। और एंगल ऑफ डिविएशन का 180 होने का मतलब भी समझिएगा। एंगल ऑफ डिविएशन का 180 का होने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट या इनिशियल रे एंड फाइनल रे आर पैरेलल। पैरेलल बोलिए इसको, एंटी पैरेलल मत बोलिए, वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे हम, पैरेलल बोलिए। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था।
कि कोई भी दो मिरर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो चाहे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, आने वाला रे और जाने वाला रे आपस में पैरेलल होगा। लेकिन अगर 90 के अलावा कुछ और एंगल होगा तो आपको दोनों मिरर पर इंडिविजुअल एंगल ऑफ डिविएशन देखना होगा और टोटल एंगल ऑफ डिविएशन जानने के लिए दोनों को ऐड कर देना होगा। तो प्लीज कोऑपरेट, वॉच इट ट्वाइस थ्राइस टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड आई एम गिविंग यू होमवर्क, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा अच्छे से और मैं जो होमवर्क दे रहा हूं उसको सॉल्व कीजिएगा। बड़ा सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो मिरर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, तो कोई रे अगर दूसरे मिरर का, ये मान लो दूसरा मिरर है, ये मान लो पहला मिरर है, तो अगर मान लीजिए ये ये रे अगर इसके पैरेलल हुआ, समझे, ये मान लो रे 1 है या इनिशियल रे है, ये रे 1 इज पैरेलल टू मिरर M2, तो फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन। तो जैसे करना है आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ये मैं रफ डायग्राम एक बना दे रहा हूं, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट एंगल ऑफ डिविएशन एंड दिस विल बी द सेकेंड एंगल ऑफ डिविएशन। कभी भी अगर आपको एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ा दीजिए। मानो ऐसा कि मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसा चला जाता और एक्चुअली में रे ऐसा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल को हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। और दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट ये है, तो अगर दूसरा मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसा निकल जाता, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा निकल रहा है। समझ गए आप? तो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल हैव द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट एंड सबमिट इट टुडे इटसेल्फ। आप लोग होमवर्क सबमिशन में बहुत पीछे हैं। 170 बच्चों में से और ज्यादा, शायद 230 या 235 बच्चों में से मुश्किल से मुझे हर बैच में कुछ 6-6, 7-7 आदमी का बच्चों का होमवर्क सबमिशन मिलता है। और ये सारे खबर सोनू सर को जाते हैं और सोनू सर मुझे ये बोलते हैं कि सर अभी रुक जाइए, पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखने ही वाले हैं, वहां पर एक साथ सारा पोल खोलेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पोल खोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। तो मैं भी सोचता हूँ, देखता हूँ वो दिन कब आता है। मैं तो उस दिन घर पे नहीं बैठूंगा, मैं जरूर आऊंगा, चाहे वो लाइव हो या कुछ भी हो, और बोलूंगा, क्योंकि आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है। और आप लोग अगर साथ नहीं देंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि मैंने आपका फ्यूचर अच्छा नहीं कर पाया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, है कि नहीं? गलत हो जाएगा ना। मैं इतना आपके लिए मेहनत करूंगा और आप मेहनत ही नहीं करेंगे। आप पीछे मत रहिए प्लीज, जल्दी से समय निकालिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, सभी के लिए समय बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 बच्चों के लिए समय कम है। वो बच्चे के लिए भी समय कम था जिसने हर एग्जाम को टॉप मारा। आलतू फालतू एक्सक्यूज मत दीजिएगा, है ना, कि 2 मार्क्स का पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। 2 मार्क्स का पेपर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। वो सब डायलॉग्स है, ये सब डायलॉग रियल जिंदगी में काम नहीं आता है। समझ गए ना? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम। पहले थोड़ा समय देख लेते हैं। आराम से हो जाता, ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मस्त आपको मैं एक चीज सिखाने वाला हूं। पेचीदा है थोड़ा सा, मगर आप आराम से सुनिएगा, लिखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। सुन के पॉज करके लिखिए, सुन के पॉज करके लिखिए।
पूरा सुन के पूरा लिखने से नहीं हो पाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। सुनिए, पॉज कीजिए, लिखिए। 1 घंटे का वीडियो को आप 2 घंटे में देखिए, समझे। चलिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वाई एक्सिस में मिरर है, वाई एक्सिस में मिरर है मतलब कैसा है, मैं 3D में बता रहा हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है। तो आपका जो मिरर है वो एक्चुअली में ऐसा है। ऐसा। तो कौन सा प्लेन में आपका मिरर है? हमारे इस एग्जाम्पल में मिरर कौन से प्लेन में है? ध्यान से देखिए, मिरर तो वाईजेड प्लेन में है ना। इस चीज को समझना मुश्किल है बच्चा, अच्छे से बोलिएगा, आपको समझा कि नहीं। मिरर इज इन वाई जेड प्लेन, समझे? समझे? हाँ, समझ गया ना आप कैसे मिरर है? ऐसे मिरर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो देखने वाला भी इस साइड से देख रहा होगा, तो देखने वाला को ऑब्जेक्ट का इमेज कहां नजर आएगा? मिरर के अंदर, समझे। मैं एक दूसरा व्यू बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। एक दूसरा व्यू बनाता हूं, देखिएगा। ऐसा व्यू आप कभी देखे नहीं होंगे। ये XYZ एक्सिस है, कभी देखे नहीं होंगे आप ऐसा व्यू। दिस इज द मिरर, ये सब लाइंस मिरर के पीछे है, ऐसा, समझे। यानी ये मिरर का फ्रंट है, मतलब सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। और ये मिरर का बैक है, बैक मतलब सिल्वर्ड सरफेस है ये, समझे। यानी मैंने जेड एक्सिस को ऐसा घुमाया, समझे। जेड एक्सिस को मैंने ऐसा घुमाया, ठीक है। तो मिरर का जो बैक दिख रहा था अब मिरर का फ्रंट दिख रहा है, समझे। तो मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। सुनिएगा ध्यान से, x, y, z। तो कहां है ऑब्जेक्ट? यहां 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट कहां है? 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? मिरर में बनेगा। मिरर के अंदर जो देख रहा होगा ना, मिरर के अंदर जो देख रहा होगा उसको यहां नजर आएगा, समझे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये नेगेटिव x था तो ये पॉजिटिव x है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, वो मैं दिखा नहीं सकता, समझे। समझे कि नहीं समझे? अगर ये बोर्ड के बाहर है तो इमेज भी बोर्ड के बाहर होगा, समझे। तो y इसका पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, x एक्सिस से ऊपर है, तो y पॉजिटिव है, उसका भी y पॉजिटिव है, और ये जितना ऊपर है वो भी उतना ही ऊपर होगा, समझे। z अगर देखिएगा तो जितना ये बोर्ड के बाहर है उतना ये भी बोर्ड के बाहर होगा, तो z जितना इसका पॉजिटिव है उसका भी उतना ही z पॉजिटिव ही है। और रहा बात x का, तो x अगर इसका नेगेटिव है तो उसका x पॉजिटिव है, समझ में आया। तो जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का x माइनस था,
लेकिन इमेज का x प्लस होगा, और y और z तो इसका भी प्लस था, उसका भी प्लस होगा। समझे? और आप समझ रहे हैं कि जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा कि x इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑब्जेक्ट। ये mm क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सुनिएगा, हम कभी भी डिस्टेंस मिरर से कैलकुलेट करते हैं। तो x इमेज फ्रॉम मिरर, x ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो मिरर से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है। आई बात समझ में? तो x इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, इमेज राइट साइड में है, तो राइट साइड का x प्लस है और लेफ्ट साइड का x माइनस है। ठीक है, लेकिन y सेम है। y इमेज फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर सेम है, यानी ये जितना डिस्टेंस है y, ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा y, और z भी सेम होगा। समझना मुश्किल है? अच्छे से देखिएगा। तो बहुत ही शानदार हमको एक रिजल्ट निकला कि मिरर अगर yz प्लेन में है तो y और z का साइन चेंज नहीं होगा। मिरर अगर yz प्लेन में है, मिरर अगर yz प्लेन में है, समझे? तो y और z चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन x का साइन चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? इधर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन कहां जाएगा? वो तो रहेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, है ना? सिमिलरली इसके लिए देखिएगा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। आई बात समझ में? और इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन z डायरेक्शन। z भी तो डिस्टेंस है ना, y भी डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन समय के रेस्पेक्ट में क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये x था इसलिए अलोंग x लिखा मैंने, ये y था इसलिए मैंने अलोंग y लिखा, ये z था इसलिए मैंने अलोंग z लिखा। आप घबराइए मत, बहुत ज्यादा तीनों काम एक साथ नहीं आएगा, दो काम आता है, तीनों एक साथ जल्दी काम नहीं आता है। ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग z डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग x डायरेक्शन। याद है रिलेटिव वेलोसिटी, v ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज va माइनस vb, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, i विथ रेस्पेक्ट टू m तो i माइनस m इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर रहेगा और ये होगा वेलोसिटी ऑफ o इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ m इन x डायरेक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके लिए देखिए, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, सॉरी इमेज था। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? वैसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ आई इन y डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन
माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन। जा जा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जिसका मतलब क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ आई इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। कट तो नहीं रहा? ठीक है, नहीं कट रहा। अब लास्ट, इसका क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ आई इन वाई डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन। जा जा, यहां भी कैंसिल हो गया। समझे? तो क्या मिलेगा? वी आई, सॉरी ये वाई नहीं था, ये जेड था, ये तो जेड था। वाई तो पहले लिख लिया ना, ये जेड था। ठीक है, तो यहां ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? वी आई यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन जेड डायरेक्शन। तो बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट मिला है। आपको भी समझेगा जब मैं इसे यूज करूंगा, और मैं अभी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बता दूंगा, ये सब मैं आपको कल यूज करके बताऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं ये सब पढ़ा के, वो बता रहा हूं, सुनिए। कि मान लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं, मतलब थोड़ा नीट एंड क्लीन कर रहा हूं। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, और मिरर मान लीजिए इस तरफ मूव कर रहा है अपना अपना वेलोसिटी से। इसी को हम वी.ओ. बोलेंगे और इसको वी.एम. बोलेंगे। यानी सोचिए, आप अगर मिरर की तरफ चलेंगे, आप अगर मिरर की तरफ चलेंगे तो आपका इमेज आपके तरफ आएगा। लेकिन सोचिए कितना बड़ा खेल होगा वो, कि आप मिरर की तरफ चल रहे हैं और मिरर भी आपके तरफ चल रहा है, तो भी इमेज का एक भयानक मूवमेंट होगा। तो वही मुझे जानना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस दिशा में वीओ वेलोसिटी से चल रहा है, समझे, और मिरर मान लीजिए इस दिशा में वीएम वेलोसिटी से चल रहा है। तो इनका जो इमेज है वो किस दिशा में कितना वेलोसिटी से चलेगा, किस दिशा में कितना वेलोसिटी से चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ध्यान से सुनना, इस वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट निकलेगा, एक वीओ अलोंग एक्स, एक वीओ अलोंग वाई और एक वीओ अलोंग जेड। मैं वो नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसी कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज आप ना हो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली मिरर का भी तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट निकलेगा। एक इस डायरेक्शन में होगा, वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स। एक इस डायरेक्शन में होगा, वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग वाई, और एक इस डायरेक्शन में भी होगा, वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग जेड। तो सिमिलरली इमेज का भी एक इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई और वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग जेड। तो हमको क्या बहुत बेहतरीन एक रिजल्ट मिला है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो प्लीज थोड़ा बैक करके दोबारा क्वेश्चन समझिए। ठीक है, तो हमको बहुत बेहतरीन एक रिजल्ट मिला है, बहुत ही बेहतरीन। आप बस सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए कि मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है, मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है, समझे, मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है। अब देखिए, ये y है आपके सामने और ये z है आपके तरफ।
समझे? समझे? तो ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर है, ऐसा, ये पेपर मिरर है वाई जेड प्लेन में। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो मान लीजिए इधर दौड़ रहा है, इधर, और मिरर मान लीजिए खुद इधर दौड़ रहा है। तो मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है वो किधर दौड़ेगा और कितना स्पीड से दौड़ेगा। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत हमको रिजल्ट मिला है कि मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ यहां ये रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर है कहीं नहीं है। देखिए ध्यान से, इमेज y के अलोंग इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट y के अलोंग, मिरर तो कैंसिल हो गया, और z के अलोंग भी मिरर का वेलोसिटी का फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ मिरर इज इन yz plane, then there is no effect of mirror's movement in velocity of image along y and z direction. Very important conclusion. Try to understand. मिरर अगर yz प्लेन में है तो मिरर का वेलोसिटी का असर नहीं पड़ेगा जब आप इमेज का वेलोसिटी y और z डायरेक्शन में देखेंगे। नहीं अगर समझ रहा है तो कोशिश कीजिए समझने का कि देखिए सॉल्व करते वक्त मिरर का वेलोसिटी दोनों में कैंसिल हो गया है, मतलब इमेज का वेलोसिटी y डायरेक्शन में इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी y डायरेक्शन में। समझे? इमेज का वेलोसिटी z डायरेक्शन में इज इक्वल टू इमेज का वेलोसिटी z, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी z डायरेक्शन में। लेकिन x पर फर्क पड़ेगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मिरर कैंसिल नहीं हो रहा है, ये माइनस में है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस में है। समझे? तो इतना आप समझिए, हम लोग कल क्वेश्चंस इसके बेसिस पर करेंगे, लेकिन तब तक प्लीज समझ कर रखिएगा। तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जो इससे बहुत अलग है, बहुत इजी है। ये मान लीजिए मिरर है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए मिरर के तरफ 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो इमेज होगा, ये इजी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने इसको एक्स डायरेक्शन की ओर मोशन दिया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मोशन नहीं दिया कि आपको कंपोनेंट्स निकालने की गरज हो। ये सीधा मोशन है, कंपोनेंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, कितना स्पीड से? उतना ही स्पीड से जाएगा। मिरर यहां पर रेस्ट पर है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज +7 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों सर? क्योंकि मैंने राइट साइड को प्लस माना। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। तो किसी ने अगर पूछा कि ऑब्जेक्ट जब अपने इमेज को देखेगा अपनी आंखों से, ऑब्जेक्ट जब अपना इमेज को अपनी आंखों से देखेगा तो इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा? इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट? इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -7 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज +7। तो -7 इज -14 मीटर पर सेकेंड। जबरदस्त, बात को समझिए, बात को समझिए, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोला मैंने कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के तरफ 7 के स्पीड से चल रहा है सीधा अलोंग एक्स एक्सिस,
तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के तरफ 7 की स्पीड से चलेगा, और ऑब्जेक्ट जब अपनी आंखों से अपना ही इमेज को देखेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से इसका स्पीड इसको 14 लगेगा। 7 + 7 डबल, कभी भी डबल लगेगा, कभी भी। समझे? समझे? जैसे मान लीजिए ये मिरर है, दिस इज द मिरर, एंड एन ऑब्जेक्ट इज रनिंग अलोंग एक्स एक्सिस एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो इमेज होगी वो इस वक्त यहां पर होगी, और वो भी इधर दौड़ रही होगी 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। क्वेश्चन टफ ना हो इसलिए मैंने मिरर को रेस्ट पे रखा है, इसलिए मैं ये सब फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन टफ ना हो करके मैंने इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस की ओर रखा है, इसलिए मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। मैं सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूं, वहां पर भी मिरर रेस्ट पर है। तो क्या फॉर्मूला होगा? VIX इज इक्वल टू माइनस ऑफ VOX। तो सिंपल है, ये अगर 5 है तो ये -5 है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। तो किसी ने अगर पूछा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, तो आंसर इज 5। इमेज का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, आंसर इज 5। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना है, तो आंसर विल बी 10। माइनस मतलब लेफ्ट साइड। तो आई होप आप समझ रहे हैं। मैंने जितना भी यहां पर पढ़ाया आप कोशिश करो समझने का। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कोशिश करो। देखिए अपने तरफ से जितना कोशिश कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और फिर लाइव क्लास तो है ही, हम लोग क्लियर कर ही लेंगे। कैसी बात है, क्या है क्या नहीं है, डोंट वरी, आई एम विथ यू, डोंट वरी। कुछ टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं बच्चे, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनको टैकल करके उनको समझना चाहिए। याद रखिए बहुत कुछ जब सीख लेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलेगा इस दुनिया में। थैंक यू।